सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू लेकर आया हूं। थंबनेल देख के आप समझ गए हो कि मैं एनआईटी उत्तराखंड का बात करने वाला हूं। जी हां, एनआईटी उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा। पूरे यूट्यूब पे इतना डेयरिंग रिव्यू कोई नहीं करने वाला है बीटेक में एनआईटी उत्तराखंड का जितना तगड़ा रिव्यू आज आप देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सकें और ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर एडमिशन लें और आपको पता है ना कि यहाँ का एक्चुअल सिनेरियो क्या है और 4 साल बाद वो रिजल्ट आपको ना मिले जो सोच के आप एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आ गए थे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना आप। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू की। तो कॉलेज जो है पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का कॉलेज है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का इसको दर्जा मिला हुआ है। जेंडर की बात करो तो मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड है यहाँ पे। 2009 में स्टार्ट हुआ था। कैंपस जो है इसका 3 एकड़ का। और कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें बीटेक, एमटेक और पीएचडी के कोर्स कराए जाते हैं। एनआईटी उत्तराखंड के पास अभी तक अपना कोई परमानेंट कैंपस नहीं है। अब इतने साल हो गए इसको खुले हुए लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसको अपना परमानेंट कैंपस नहीं दे पाया है। एनआईटी उत्तराखंड का परमानेंट कैंपस जो है अभी वो बनना बाकी है जो कि सुमारी उत्तराखंड में बनेगा। करेंटली एनआईटी उत्तराखंड के पास 2 ऑपरेटिंग टेम्पररी कैंपस हैं। जो ओल्ड टेम्पररी कैंपस है वो श्रीनगर उत्तराखंड में है और ये 2 क्लस्टर्स में बटा हुआ है। हॉस्टल्स एंड क्लासेस जो है वो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में कैंपस में चलता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और लेबोरेटरीज है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई में चलता है। और दोनों के बीच में तकरीबन 400 मीटर के फासले हैं। तो सोच लो कि आपको दिन में इधर से उधर छलांग लगा के जाना पड़ेगा। और मैं बात करूं तो और इसका जो न्यू टेम्पररी कैंपस है वो जयपुर राजस्थान में है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MNIT जयपुर जो है के साथ है। और ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट्स ने खूब प्रोटेस्ट किया था परमानेंट कैंपस के लिए। और हाँ, वो जंतर मंतर भी पहुंच गए थे। जी हाँ, सिर्फ जेएनयू वाले नहीं पहुंचते जंतर मंतर। जिस स्टूडेंट्स को जरूरत होती है वो अपना आंदोलन करता है। तो किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। तो अगर कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे बीटेक में 5 स्पेशलाइजेशंस ऑफर करा जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। आगे बताऊंगा कि कैसे मैंने इन ब्रांचों की रैंकिंग भी करी है कि किस ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो भी देखेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो इसमें जेई मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है। आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग कराना होता है जेई मेन के स्कोर के हिसाब से। और दूसरा जो है वो होता है फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अब्रॉड बोलते हैं इसको। इससे भी इसमें एडमिशन होता है लेकिन वो हमारे लिए नहीं, इंडियंस के लिए जेई मेन है सबसे बढ़िया। दो और आराम से एडमिशन लो। तो ये तो हो गया एक सिनेरियो। और अब बात करते हैं फ़ी की। फ़ी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हैं ना उस ईयर में चेक करें कि पार्टिकुलर कॉलेज यानी कि एनआईटी उत्तराखंड में मान लो कि आप 2021 या 22 में एडमिशन ले रहे हैं तो 22 में सीएस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो क्या कुछ फ़ी है तो ये आप जरूर कंफर्म कर लें। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ टोटल फ़ी की तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगभग 6 लाख की फ़ी देनी पड़ेगी। 5.8 लाख ऑफिशियली ये बता रहे हैं टोटल फ़ी। इसमें हॉस्टल्स वगैरह के फ़ी नहीं है। हॉस्टल्स और लाइब्रेरी के फ़ी आपको अलग से लगेंगे। अगर आप ST या SC कैटेगरी है तो फिर बहुत बड़ी राहत है आपको सिर्फ 77,000 रुपये के खर्चे में आपका बीटेक यहाँ से हो जाएगा। एनआईटी उत्तराखंड से आपका बीटेक कंप्लीट, चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से, चाहे आप सिविल से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हॉस्टल्स की बात करूँ तो हॉस्टल्स जो है 6 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे बॉयज़ के लिए और 2 हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए। अगर मैं हॉस्टल्स के फ़ी की बात करूँ तो जो रेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3520 रुपये लगेगा। और हाँ, रेंट के मामले में एक और बात ये बता दूं कि हर साल इसमें 10% इंक्रीमेंट होता है रेंट
जो आपका रेंट लगता है उसमें। और एक बात और आपको बता दूं कि आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर में क्या है ये आपको ऑफिशियली कॉलेज से ही पता चल पाएगा कि पार्टिकुलर ईयर में हॉस्टल्स के चार्जेस क्या कुछ है, क्योंकि ये सब लगातार बदलते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ मेस फी का तो आपको एडवांस में 14,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस के नाम पे आपको 2,200 रुपये देना पड़ेगा। और मेस का एक में क्या है कि आपका जो है बिल वो बाद में बनेगा। अगर आपने 14,000 खर्च नहीं किया है तो बाकी के पैसे आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। सेकंड सेम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो टोटल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में 19,720 रुपये का लगेगा और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका खर्चा 19,720 रुपये का लगेगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हॉस्टल के चार्जेस बदल जाते हैं। आपका जो सीट का रेंट हो जाता है वो 6,000 चला जाता है, फूड जो आपका वो 20,000 चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के चार्जेस 6,000 चले जाते हैं, यानी कि 32,000 रुपये का आपका खर्चा आता है थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ में भी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ सभी सेमेस्टर्स में ये 32,000 ही जाता है। और मेस फूड की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब मेरे को पहला ऐसा कॉलेज मिला जिसके 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भाई खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो ये तो इस पर मैं वैसे भी मैं मेस फूड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी को कुछ खाना पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं खाना पसंद आता। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी यहाँ पे खाना मिलता है उसमें सबको काफ़ी मज़ा आता है। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ में दो क्लस्टर्स में आपको बताऊँगा। एक तो है कि इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ क्या क्या और दूसरा जो है कैंपस फैसिलिटीज़ क्या क्या है। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको हॉस्टल्स की भी फैसिलिटी मिलती है। वहीं पर अगर मैं कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको वाईफाई कैंपस मिलेगा। हालांकि बहुत ही पुअर वाईफाई है यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी का कंप्लेन है कि वाईफाई बहुत ही पुअर है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये नहीं होना चाहिए खासकर एनआईटी जैसे कॉलेज में। लेकिन क्या करें भैया, जब अपना ही कैंपस ना हो तो ये सब चलता है। और अगला जो है एटीएम है, ऑडिटोरियम है, काउंसलर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ओपन एयर थिएटर भी मिल जाता है, कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है आपको, कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे आपको जिम की फैसिलिटी मिल जाती है, फिल्म क्लब है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी है, सैनिटेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिलता है। स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक दे रखा है जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें उस पीडीएफ को और देखें कि आप एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो आप कैसे उस फॉर्म को फिल करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज। रैंकिंग में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये कॉलेज। एनआरएफ ने इसको कोई रैंक नहीं करा है, मतलब टॉप 200 कॉलेजेस में ये कहीं नहीं टिकता है। यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि सिर्फ एनआरएफ ने नहीं, दूसरे ने भी नहीं करा है। हाँ, इंडिया टुडे ग्रुप ने इसको जरूर इंजीनियरिंग में 40 रैंक दिया, पर उन्होंने क्लियर नहीं करा कि बीटेक के लिए दिया, पीएचडी के लिए दिया, एमटेक के लिए दिया। उनको यह भी क्लियर करना चाहिए था कि किसके लिए दिया है, जैसे एनआरएफ क्लियर करता है। तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसको 40 रैंक मिला हुआ इंडिया टुडे ग्रुप की सबसे। और एक और आपको शॉकिंग बात बताता हूँ कि एनआरएफ की रैंकिंग में एज ऑफ नाउ, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात करूँ तो 31 एनआईटी में से सिर्फ 24 एनआईटी ऐसे हैं जो रैंकिंग के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं एनआरएफ में। तो सोचो कि बाकी के एनआरएफ रैंकिंग जिसकी नहीं है उन कॉलेजेस का क्या हाल है। वैसा ही कुछ हाल इसका भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। इसके कैंपस इसके कितने ज़्यादा लोचे हैं और इस वजह से प्लेसमेंट पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां आती ही नहीं। और अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं ऑल इंडिया की, तो राउंड वाइज अगर मैं बात करूंगा तो मैं फर्स्ट सेकंड से लेकर के 6 राउंड तक की बात करने वाला हूं और अलग अलग कैटेगरी में बात करूंगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या वीडियो के साथ साथ ही आप इसको देख सकते हैं। मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही कि भैया वीडियो पॉज करो और पूरा देख लो तसल्ली से कि किस ब्रांच में क्या कट ऑफ जा रहा है। इंटर्नशिप की बात करूँ तो अगर आप पूरे सभी ब्रांचेस को मिला के देखें तो इंटर्नशिप ओके है, ठीक ठाक है, उतना ख़राब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। एनआईटी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा। सीएस की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो हाँ ठीक ठाक आपका इंटर्नशिप यहाँ पे होता है। हाँ, ये थोड़ा है कि बाकियों से अच्छा है इनका, पूरे कॉलेज में बाकियों से अच्छा लगता है इनका। और अगर मैं बात करूँ टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप की ना, तो मतलब
वो बोलते हैं ना निग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर है जो बड़ी कंपनियां आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। और स्टाइपेंड की तो बात ही मत करो, बिलो एवरेज स्टाइपेंड है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज से भी, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये बात आपको सोचना है कि इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बात मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज कंसीडर करना चाहिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे ये कॉलेज आपको कतई कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो वो तो खैर आगे बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट इसमें नहीं है, और दूसरी बात NIT लेवल की भी प्लेसमेंट नहीं है इसमें। तो ये भी बात आप ध्यान रखो कि ना तो 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ना ही NIT लेवल की प्लेसमेंट आपको मिलेगा चाहे आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत हद तक आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको मिनिमम एक खास CGPA मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप NIT उत्तराखंड में BTech में अगर आपका 6.5 CGPA से नीचे है तो समझो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम 6.5 CGPA तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप वाकई प्लेसमेंट चाहते हैं। तो इससे नीचे है तो फिर आपका कुछ ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 8 CGPA तक पहुंच रहे हैं या 8 से ज़्यादा आपके CGPA, तो आपके चांसेस हैं कि वो 2-4 इक्के दुक्के स्टूडेंट जिनको बड़ी कंपनियों में कोर जॉब मिलता है, आप उनमें आ सकते हैं अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो ये आप पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, और दूसरा कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो कंपनियां कितनी ला रही है। अभी मैंने इस आई बटन पे जाकर के आप देख सकते हैं, अमृता यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया था, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि कंपनियां कॉलेज खूब ला रही है। जब कंपनियां ला रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी आपको उसको क्रैक कैसे करना है, या जिस कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है मिनिमम CGPA की, आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं अब थ्रू आउट द कोर्स, ताकि आप जब वो कंपनी आए तो आप एलिजिबल हो पाए उसके लिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे उतनी कंपनियाँ भी नहीं आ रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ये बोलते रहेंगे कि साल दर साल प्लेसमेंट बढ़िया होता जा रहा है, साल दर साल बढ़िया हो जाता है, लेकिन आपके टाइम में बढ़िया है या नहीं ये मायने रखता है। साल दर साल कॉलेज का परफॉर्मेंस मैटर करता है, आपका परफॉर्मेंस आज के टाइम में करेगा, इन्हीं 4 साल में करेगा। उसके बाद कॉलेज 5वें साल बेशक कॉलेज में कुछ 100 के 100% स्टूडेंट्स गूगल में चले गए, कैलिफोर्निया चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके टाइम में क्या है ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें, कॉलेज के पर्सपेक्टिव से ना देखें या उनके झांसे में ना कि ईयर बाई ईयर प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कॉलेज का अच्छा हो रहा है, आपका कुछ नहीं अच्छा हो रहा, आपके टाइम में प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं टॉप कंपनीज़ की यहाँ पे, तो कैपजेमिनी जो है वो टॉप रिक्रूटर है। और रिक्रूटमेंट की एक और कहानी यहाँ पे क्या है कि जितने भी IT की कंपनियां हैं ना, वो यहाँ पे बेसिकली मास रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, बल्क में स्टूडेंट्स को उठा उठा करके ले जाते हैं, जैसे कि NCR के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में होता है और देश भर के प्राइवेट कॉलेज में होता है। यहाँ भी कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है उसके लिए। तो अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट की व्हाट कॉलेज से, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है पिछले साल 10.5 लाख का गया हुआ था। एवरेज की बात करूँ तो 6.05 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज दिया गया हुआ था पिछले साल, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगेन NIT के लेवल का हाईएस्ट पैकेज तो बिल्कुल भी नहीं है, मीडियन भी यहाँ का NIT के लेवल का नहीं है। अगर मैं लोअर पैकेज की बात करूँ तो 2.4 लाख पर एनएम गया हुआ था पिछले साल। तो आप खुद ही सोचो कि क्या NIT के लेवल का है क्या। आप NIT में जा कर के भी अगर आपको 2.4 लाख पर एनएम की जॉब मिलती है तो सोचो आपको महीने की कितनी सैलरी लगी। कुछ भी नहीं मिला आपको, बाबा जी का टुल्लू मिला आपको। तो मैं ये बोलता हूँ कि लोअर सैलरी में भी ये NIT के लेवल में नहीं जा पा रहा है ये NIT। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कैंपस नहीं होना। एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कैंपस मिल जाएंगे इनको परमानेंट कैंपस तो इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन क्या करें, हमारा देश ही ऐसा है जहाँ साला पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं 3 साल में बन के तैयार हो जाते हैं, लेकिन 2009 में खुला एक NIT आज तक 2021 में अपना कैंपस नहीं बना पाया। ये आपको भी सोचना है। और कैंपस की एक और कहानी है जो आप इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पहले वाला है और दूसरे बाद वाला है। आप दोनों में ही देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा कि आज के डेट में कैंपस की क्या यहाँ पे स्थिति है इस NIT कॉलेज में। आपको दोनों ही ये न्यूज़ आर्टिकल के कटिंग्स देख के समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। अगर मैं ब्रांच की बात करूँ रैंकिंग की, तो अगर आप CS में हैं
यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इस कॉलेज में, तो बहुत ही बढ़िया, आप अच्छा करेंगे, डेफिनेटली आपकी जॉब भी लगेगी और अच्छी जॉब भी लगेगी अगर आप CGPA मेंटेन करने में कामयाब रहे और इंटरव्यू में अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। नंबर 1 ब्रांच है यहाँ पे, तो कोशिश रखें यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन होता है तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए। तीसरे टारगेट की आप उम्मीद ना करें, कहीं और देखें अगर आप देख सकते हैं तो ये तो रही पूरी कहानी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे इस कॉलेज को आपको कंसीडर करना चाहिए और कौन कौन से वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे एक आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो मुझे जो समझ में आया, आपके पास एक ही ऑप्शन है इस कॉलेज को सेलेक्ट करने का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ NIT का टैग चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके रेज्यूमे में बोल्ड बोल्ड कैपिटल में लिखा हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको चूज़ ना करें, मेरा तो यही आपको सजेशन है। आप देखिए कि इतने ही फ़ी में या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा या थोड़े से कम फ़ी में कोई दूसरे प्राइवेट कॉलेज जो मेट्रो सिटीज़ में है वहाँ भी आपको सेम रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाएँ, क्योंकि उनके पास अपना खुद का परमानेंट कैंपस होता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है जिससे आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके कोर्स के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप सिर्फ NIT टैग चाहते हैं तो ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ चाहते हैं तो बेहतर है आप दूसरे कॉलेज चूज़ करें, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा रेदर कि आप NIT उत्तराखंड चूज़ करते हैं तो। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का कुछ और हो सकता है। आप जब भी कोई कॉलेज चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, किसी के बातों में ना आके चूज़ करें। ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या वो कॉलेज उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप बेशक एडमिशन ले वहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।